नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक एसएससी एस्पिरेंट की सबसे बड़ी परेशानी। अगर एसएससी में बात करें, इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है और इंग्लिश में स्पेशली अगर बात करें तो वो कैब का वेटेज बहुत ज़्यादा है। और जब बात आती है वो कैब याद करने की, तो ज़्यादातर बच्चों से वो कैब याद नहीं होता। वो हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि वो कैब कैसे प्रिपेयर करें, वो कैब कैसे प्रिपेयर करें। ये मेरी एक छोटी सी वीडियो है, 10 से 12 मिनट हो सकती है या हो सकती है 15 मिनट हो जाए। मैंने अपने समय में 17,000 से ज़्यादा वो कैब याद किया था। हिंदी भाषी बच्चा होने की वजह से स्पेशली वो कैब हमारी बहुत ख़राब होती है, और जब हम एसएससी की तैयारी करने आते हैं तो एसएससी वाली जो वो कैब है वो प्रिपेयर करना और मुश्किल हो जाता है। और जिसका वो कैब और ख़राब हो, जो स्पेशली गांव देहात से पढ़ के आया हो, उसके तो वो कैब जो या शब्द भंडार बोलते हैं उसका बहुत ज़्यादा कम होता है। तो मेरा उसी तरीके से बहुत कम था। मैं पहली बार एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था तो मेरा स्कोर बना था 12 नंबर 50 में से। मैं समझ गया था कि एक्चुअल परेशानी है कि अगर मैं वो कैब सही से नहीं प्रिपेयर करूंगा तो ना मुझे कॉम्प्रिहेंशन समझ में आएगा, ना क्लोज टेस्ट, ना पैराजम्बल, ना ग्रामर, कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरी अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं वो कैब याद करूंगा। ना ही मुझे नॉर्मल से वर्ब्स याद थे, सिनोनिम सेंटेंस दूर दूर छोड़ दो, जो यूजुअली सबको वर्ब्स याद होते हैं वो वर्ब्स तक याद नहीं थे। तो मैंने खूब अच्छे से मेहनत करके अपना पूरी अच्छी तरीके से जो है वो कैब प्रिपेयर किया था। 17,000 से ज़्यादा वो कैब याद किया था। तो आज इस वीडियो में मैंने अपना जो प्रैक्टिकल जो तरीका अपनाया था वो तरीका आपके साथ साझा करने वाला। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना पड़ेगा। साथ में मैं कुछ बातें और करने वाला हूँ कि कुछ साइंटिफिक मेथड है, उन साइंटिफिक मेथड का कैसे सही से इस्तेमाल करें जो है। तो अगर आप में से कोई नया बच्चा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले। मेरी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है संकल्प बैच, और इस संकल्प बैच में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सुबह दोपहर शाम पूरी तरीके से मेहनत करके आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करके लेके आ रहा हूँ। आप सारे के सारे बच्चे संकल्प बैच को ज्वाइन करो। और मैं अभी कहना चाहता हूँ कि आपको कोई मेरा पेड बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। संकल्प बैच अपने आप में आपका पूरा सिलेक्शन करा देगा। मैंने कसम खाई हुई कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं दिला पाऊंगा तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ 10 से रोज 3 बजे उसकी वीडियो आती है। अभी जो वीडियो मैंने आज के दिन पब्लिश की है यूट्यूब में, कई सारी वीडियो पब्लिश होने की वजह से नोटिफिकेशन नहीं आता। तो जब नोटिफिकेशन नहीं जाता तो आप तक ये पता नहीं चल पाता है कि मेरी वीडियो पब्लिश हो गई है। तो कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं सर आप रेगुलर नहीं। मैं रेगुलर हूँ। 3 बजे वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी है। आप सारे के सारे लोग उसको जाके देख लो। अगर आप लोगों तक पहुंचेगी नहीं बात, आप उसे पढ़ोगे नहीं, तो मुझे लगेगा आप पढ़ना नहीं चाहते हो। फिर टीचर का मोटिवेशन वहाँ पे हल्का होता है। लेकिन मैं बता दूं, मुझे ऐसे मोटिवेशन की नीड नहीं पड़ती है। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो करता हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ। अब आते हैं मुद्दे की बात इस वीडियो पे कि हम कैसे समझे, कैसे सीखें। अब आप इस बात को समझो कि अगर मेरा स्कोर 12 नंबर था 50 में और ये नंबर बढ़ के 46 नंबर हुआ, तो 46 नंबर 50 में पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने कहाँ पे की? मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो कैब पे की। अगर वो कैब की बात करें तो वो कैब मैंने 17,000 से ज़्यादा याद किया था। अब 17,000 वो कैब याद करना छोटे से स्पैम ऑफ टाइम में बहुत मुश्किल काम होता। तो कुछ तो नया, कुछ तो यूनिक किया होगा। मेरे एक 9वीं क्लास में अंग्रेजी के शिक्षक थे। जब मुझे अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद था, इंजीनियर भी बना हूँ तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आती है। तो उन्होंने मुझे समझाया था कि एक प्रोसेस बताया था कि दिस इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके अगर आप 8 10 दिन 12 दिन इसको ट्राई करो, आप देखो आपको चीज़ें याद होने लगेगी। वो प्रैक्टिकल मेथड मैंने इस टाइम पे इस्तेमाल किया था और वही प्रैक्टिकल मेथड साझा करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा हमारे ब्रेन के विषय में बताना चाहता हूँ। जब तक आप हमारे ब्रेन को सही से नहीं समझेंगे, अपने ब्रेन को नहीं समझेंगे, तब तक आप ना ये हमेशा भ्रम में रहेंगे कि आपसे वो कैब याद नहीं होता है। देखो, कहते हैं ना कि सामने वाले बंदे का आईक्यू तेज है, उस वाले सामने वाले बंदे का आईक्यू तेज है। किसी का आईक्यू तेज नहीं होता। सबके पास एक ही बुद्धि है। कोई एक जगह लगाता है, कोई दूसरी जगह लगाता है। जैसे कोई क्रिकेट खेलने लगाने में बुद्धि लगाता है, कोई मैथ्स पढ़ने में लगाता है, कोई इंग्लिश, किसी को इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश पढ़ने में बहुत मजा आता है। सवाल यह है कि आपका मन सही से लगे, आपका वातावरण इस तरीके का हो, सराउंडिंग ऐसी हो कि आप उस साइड पे इंक्लाइंड हो और उसमें आपको मजा है। जब आपको मजा नहीं आता, जैसे मान लो वो कैब याद करो, याद नहीं हो रहा, बार बार भूल जा रहे हो, तो फिर फ्रस्ट्रेशन में आप किताबें फेंक देते हो। तो आपको ऐसी मेथड्स इवॉल्व करनी होगी जिससे आपको उसमें मजा आए। तो ये जो मेथड है इससे आपको मजा आएगा। अब हमारे ब्रेन की अगर बात करें तो हमारा ब्रेन ना एक इस तरीके की बाउल के समान है। अगर इससे तुलना करना चाहो, एक टंकी के समान, एक बाउल के समान है जिसमें छोटा सा छेद है। मान लो अगर मैं इसके अंदर पानी डालूं तो ये छेद होने की वजह से पानी निकल जाएगा बाहर। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हो या एक समझदार व्यक्ति हो और आपसे बोला जाए कि ये बाउल को भरना है, तो आप क्या काम करोगे? एक पाइप ले आओगे और पाइप से क्या काम करोगे? इसको वापस इसी में रिफिल कर दोगे। थोड़ी देर में क्या होगा? ये टंकी भर जाएगी। इसी तरह हमारा जो ब्रेन है, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो वो वॉश आउट हो जाता है, वो भूल जाता है। अगर हम रिवीजन की टंकी इसी में लगा दें, मतलब रिवीजन वाली साइकिल अगर लगा दें, तो क्या होगा? जो भूल रहा है वापस से रिसाइकिल होकर हमारे दिमाग में बना रहेगा।
तो रिवीजन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जो साइंटिफिक मेथड कहता है वो ये कहता है कि अगर डे 1 पे किसी चीज़ को आपने लर्न किया हुआ है तो डे 3 पे उसे दोबारा रिवाइज करो, डे 7 पे उसे दोबारा रिवाइज करो, डे 14 पे उसे चौथी बार रिवाइज करो। इस तरीके से जो हमारा ब्रेन होता है, जिसके दो मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, दूसरी परमानेंट मेमोरी होती है, तो आपके जो शब्द है वो टेम्परेरी से परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपको तब तक रिवीजन करना होता है जब तक शब्द टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में ना पहुंच जाए। अब अगर मैं बात करूं कि ये टेम्परेरी और परमानेंट मेमोरी की अगर बात करूं, तो मैंने जो काम किया हुआ था वो ये काम किया हुआ था कि ये जो गैप लग रहा है ना 1 से लेके 3 के बीच में, तो मेरे शिक्षक ने बताया था कि आप ना रोज रिवीजन करो। तो मैंने ये जो डे 2 वाला है जिसमें रिवीजन की बात नहीं की गई है साइंटिफिकली, मैंने अपने आप को इस तरह फोकस किया, मैं डे 2 में भी रिवाइज करूंगा। फिर डे 3 की बात करें तो मैं इसमें 4, 5, 6 जो गैप है मैं इसमें भी रिवाइज करूंगा। इसमें 8, 9, 10, 11, 12 और 13 का जो गैप दिया हुआ है इसमें भी रिवाइज करूंगा। तो जब बात आती है इतना, जब आप रिवाइज करोगे तो क्या आपके पास इतना सारा समय है रिवाइज करने का? आपके पास प्रैक्टिकली कितना समय है? मान लो अगर एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ते हो, बहुत मेहनती आदमी हो, तो आपके पास अंग्रेजी को देने के लिए 2.5 घंटे है मैक्सिमम, 2 घंटा 30 मिनट। तो क्या आप इतना रिवीजन करके सारा वो कैप पे फोकस कर पाओगे? या अगर थोड़ा कम बच्चा है तो 8 घंटे पढ़ रहा है, तो आपके पास कितना समय होगा? 2 घंटे। इसी में आपको ग्रामर पे भी समय देना है, इसी में आपको वोकैब पे भी समय देना है। मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ, उस सिस्टम को फॉलो कर लोगे तो इसमें आप ग्रामर को 1 घंटे से ज़्यादा देने की जरूरत नहीं होती। आप रेगुलर 1 घंटे अगर ग्रामर पे दे दो तो आपका ग्रामर प्रिपेयर हो जाता है। 1.5 घंटे आप वोकैब पे दे दो तो वोकैब प्रिपेयर हो जाएगा, बाकी उसी के साथ सारा कुछ प्रिपेयर हो जाता है। तो 1.5 घंटा इज मोर देन इनफ, मेरे रिविजन पैटर्न के हिसाब से मोर देन इनफ है। अब जैसे मैंने ना इसको फॉर्मुलेट किया अपनी किताब में, ये जो चीज़ थी, ये जो मैंने प्रिपेयर किया था, जब मैंने किताब लिखी तो इस बात का ध्यान रखा कि बच्चे वोकैब बहुत भूलते हैं तो उन्हें कैसे याद कराया जाए। तो मैंने अपनी ये 90 डेज वोकैब प्लानर है, इसकी आप फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाकर रेटिंग देखो तो रेटिंग बहुत लाजवाब है। इस किताब को अगर कोई बच्चा ऑर्डर करना चाहे तो वो ऑर्डर कर सकता है माई पाठशाला ऐप से। यहाँ पे देखो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे डे 1 लिखा हुआ है, तो डे 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने 5 सर्किल बनाया हुआ है कि यहाँ पे आप ना रिवीजन कर लो। क्या करो, यहाँ पे आप जब पहले दिन पढ़ते हो तो टिक कर लो, दूसरे दिन आओ तो फिर टिक कर लो, तीसरे दिन फिर टिक कर लो, चौथे दिन फिर टिक कर लो, 5वें दिन फिर टिक कर लो। तो इससे आपको पता चलेगा कम से कम ये पेज आपने 5 बार पढ़ा है। अगर 5 बार आप पेज को पढ़ोगे ना, खाली पढ़ भी लोगे अगर सही से समझ के ना, तभी भी आधे ज्यादा वोकैब याद हो जाता है। तो मैंने जो तरीका अपनाया वो मैंने तरीका ये अपनाया कि मैंने डे 1 पे वोकैब पढ़ी, ठीक है ना। फिर जब डे 2 आया तो डे 1 वाली जो वोकैब है वो तो पढ़ी पढ़ी, और पढ़ने के बाद डे 2 और ऐड किया, डे 1 पूरा पढ़ा। फिर अगले दिन आया तो इसमें मैंने डे 3 ऐड किया, लेकिन पढ़ना कहां से चालू किया? पढ़ना मैंने यहां से चालू किया। इसी तरह अगले दिन मैंने डे 4 ऐड किया, इसमें अंदर जितना भी वोकैब ऐड करना हो ऐड किया मैंने, लेकिन पढ़ना कहां से चालू किया? यहां से चालू किया। इसी तरीके से मैंने इसके साथ जो है डे 5 किया और फिर पढ़ना यहां से चालू किया, यहां पे फिर पढ़ना चालू किया डे 6, और फिर यहां से पढ़ना चालू किया। फिर अगला मैंने वो कैब डे 7 पे कुछ ऐड किया। तो मैं क्या करता था, मैं पढ़ना यहां से चालू करता था और थोड़ा जो है वो आगे ऐड करता जाता था। मैंने समय फिक्स कर रखा था कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटे पढ़ते वक्त जो है जितना 1 घंटे में मैं रीड कर पाऊं उतना 1 घंटे में रीड करूंगा। रीड किस स्टाइल में करूंगा वो अभी समझाता हूं। तो डे 1 पे मैंने क्या काम किया, जैसे मान लो आज मैंने वो कैब पढ़ी, अब जैसे मान लो ये मैंने आपके लिए बना दिया, मैं इसको आपको जरा सा दिखाता हूं, जरा इसको ध्यान से देखना। अगर मैं डे 1 की वोकैब की बात करूं, जैसे यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिया हुआ है, यहाँ पे इडियम फ्रेजेस लिया हुआ है, यहाँ पे वर्ड सीरीज मैंने लिया, इसमें तो बहुत सारा काम कर दिया। मेरे समय तो मैंने बहुत मुश्किल करके काम किया, 10 किताब एक साथ लेके बैठता था प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ फिक्स पोजिशन है, फ्रेजल वर्ब है, क्लोज टेस्ट है, डे 1 खत्म हो गया। अगर डे 1 अगर आपको रीड करना हो इस किताब से तो 20 मिनट में आप इसको पूरी तरीके से रीड कर लोगे। पहले दिन डे 1 पे 20 मिनट में रीड कर लोगे, और मैं अगर बोलूं कि 1 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हो तो डे 3 तक के आप जो है वो कैब अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। तो जब पहले दिन आओ तो 20 मिनट नहीं 1 घंटे तक डे 1 को 3 बार पढ़ो, ठीक है ना। जब दूसरे दिन आओगे तो आप उसी तीन बार अगर इसको पढ़ना हो तो आप आधे घंटे में पढ़ लोगे। तो जब आधे घंटे में पढ़ लोगे तो आधे घंटे बचे हुए समय में आप दूसरा पेज ऐड कर सकते हो, डे 2 भी। पर जब तीसरे दिन आओगे तो आपको 15 मिनट लगेगा इसको 3 बार पढ़ने में, और उसके बाद जो बचा हुआ 15 मिनट समय है उसमें डे 3 ऐड कर सकते हो। फिर अगले दिन उसके बाद जब आओगे तब क्या होगा, ये 5 मिनट में 7 मिनट में आपको ये समझ में आएगा कि ये इतनी बार आप पढ़ चुके हो कि ये आपको याद रहने लगा है। तो उस हिसाब से फिर उसके अगले दिन आओगे तो 3-4 मिनट में डे 1 पूरा का पूरा रीड हो जाएगा, सही से समझ में आ जाएगा। और जैसे बंद करके पढ़ोगे, पढ़ते हैं ना वन हु इज, जैसे मान लो एक मैं ले लेता हूं, यहाँ पे एक वन वर्ड ले लेता हूं समझाने के लिए।
जैसे मान लिया वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, वन हु इज डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स, उसको एडिक्ट बोलते हैं। तो आप इसे ऐसे जैसे क्या करोगे, ऐसे रख के पढ़ोगे, ठीक है ना, ऐसे करके तो तुरंत अपने आपके जुबान से निकलने लगेगा, वो समझ में आने लगता है। तो जैसे ये काम डे 1 से लेके डे 7 तक करोगे तो आप ये देखोगे डे 1 वाला तो पूरा याद हो गया है। तो डे 1 वाला याद हो गया है तो डे 1 वाले को आप अलग से यहाँ टिक कर लो कि डे 1 तो मेरे को याद हो गया। लेकिन डे 1 में भी कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हो रहे होंगे जो भूल रहे होंगे, तो अगर वो आपको भूल रहे हैं तो आप ना उस पर स्टार लगा लो कि ये वाले वर्ड भूल रहे हैं, और एक नोटबुक रख लो, उसमें उसको अलग से लिख लो, और वो धीरे धीरे कलेक्शन निकाल के जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो सामने चिपका दो, सामने चिपका दो। जैसे सबसे ज्यादा जो याद करने में दिक्कत होगा वो फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब होगा, वो याद करना बहुत दिक्कत होगा। तो ऐसे में वो आप लगा लो और जहां पे पढ़ाई कर रहा हूं वहां पे लिख दो। जैसे मैंने अपने सामने वो फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब के जो है नोट्स बनाए और उनको एक पेज में लिख के जहां मैं वॉशरूम जाता था वॉशरूम के सामने चिपका लिया था, क्योंकि वो 2-3-4 मिनट जो लगता बड़ा बोरिंग वाला काम है, मैंने पूरा फिक्स प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब वहीं पे बैठ याद किया पूरे साल भर में। तो ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाथरूम में लगा के पढ़ो, आप जहां पढ़ रहे हो वहां पे लगा के पढ़ो, ठीक है ना। मुझे अपना समय यूटिलाइज करना था तो मैंने कर लिया। अभी जब सनक होती तो सनक होती, पढ़ाई करनी पढ़ाई करनी, माँ बाप गरीब हैं, लड़ाई करके आगे जाना है, तो जो तरीका मिल सकता है वो तरीका, अल्टीमेटली आपको फाइट करके बाहर आना होता है, तो आना पड़ा जो है उस तरीके से। तो इस तरीके से जैसे आप करते जाओगे तो डे 1 आपको याद हो जाएगा, फिर डे 2 याद हो जाएगा, डे 3 याद हो जाएगा, डे 4 याद होता जाएगा। तो धीरे धीरे आप ऊपर से कम करते जाओ, नीचे से डेज ऐड करते जाओ, तो आप ये देखो कि आप 90 डेज में इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लोगे। और इस किताब से खासकर पढ़ने का क्या बात है, जरा ध्यान से देखोगे तो मैंने इसमें क्या ऐड कर रखा है। जैसे डे 1 है, डे 1 के बाद आपको पता आपने इसे याद कर लिया, फिर क्वेश्चन में जब जाते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। तो जब आपका डे 1 याद हो गया तो 3-4-5 दिन बाद आओ, जब आप वोकैब का पढ़ना स्टार्ट करो तो क्विज बैंक के QR कोड को माई पाठशाला ऐप से स्कैन करोगे तो इस पे इन्हीं वोकैब पे बेस्ड क्वेश्चंस है, इन्हीं वोकैब पे बेस्ड क्वेश्चन है। 3 क्विजेस बनाए हैं, सारे के सारे इसमें वर्ड्स कवर हो गए, सारे यही क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज हो जाएंगे। मान लो कहीं पे आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, जैसे यूजफुल वर्ड्स फॉर क्लोज टेस्ट, ये याद करने में दिक्कत हो रही है, QR कोड स्कैन करोगे तो वीडियो प्ले हो जाएगा। तो इस किताब में बहुत काम किया गया है आपको वोकैब याद कराने के लिए, बहुत ज्यादा काम किया गया है। सारा जहां पे भी आपको ना समझ में आए QR कोड स्कैन करके आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, इससे आपको याद करने में मदद मिलेगी जो है। तो इस तरीके से आप पूरी किताब अच्छे से याद कर सकते हो। इस 90 डेज वोकैब प्लानर में आपका सारा वोकैब अच्छी तरीके से कवर है। लास्ट में मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स अलग से इतना एक्स्ट्रा कवर कर रखा है कि उससे बाहर SSC अगले 10-15-20 सालों में जा नहीं सकती है। तो सारे के सारे शब्द ऑलरेडी इसके अंदर कवर है। वैसे 2 ही किताबें हैं जो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, तो 90 डेज वोकैब प्लानर और या कुछ बच्चे ब्लैक बुक पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ब्लैक बुक है, आप उसी से करना चाहते हो, तो सेम इस चीज को फॉलो करो कि पेज नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करो। तो पेज नंबर 1 लगातार कंटिन्यूअसली तब तक पढ़ते रहो जब तक वो याद ना हो जाए और आपके परमानेंट मेमोरी में फिट ना बैठ जाए। अब जब आप वोकैब पढ़ रहे होते हो तो कुछ प्रैक्टिकल मेथड है जिनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वो मैं डिस्कस कर देता हूं। ये भी एक जरूरी चीज है कि जब शब्दों को प्रिपेयर करते हो तो आपके अंतरात्मा में नहीं जाती, तो अंतरात्मा में जाने के लिए कुछ मेथड्स है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं निमोनिक्स बना लो। निमोनिक्स कैसे बनाओगे? एसोसिएट द वर्ड विद अ फनी और मीनिंगफुल इमेज और स्टोरी। अगर आपको ये बनाने आता है, जैसे मैंने बोला एबोर, तो मैं इसको कैसे याद करता था, मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त से अबहोर करता हूँ, घृणा करता हूँ, मतलब, और ऐसे दोस्त का नाम लेता हूँ जिससे वाकई में मैं गुस्सा करता हूँ। जैसे मेरे पास 2 दोस्त हैं, एक सूरज एक महेंद्र है, तो सूरज से मैं ज़्यादा नफरत करता हूँ, महेंद्र से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो अगर कोई ऐसा शब्द है जिसका मतलब है कि नफरत करना, जैसे अबहोर का मतलब होता है नफरत करना या घृणा करना, तो मैं हमेशा अपने दिमाग में ऐसे डालता हूँ मैं तो सूरज से अबहोर करता हूँ। अब मैं उसे नफरत करता हूँ ऐसा दिमाग में नहीं डालता हूँ, मैं डालता हूँ अबहोर मतलब नफरत करना। या दूसरी तरीके से, इस तरीके से अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है कि अबहोर साउंड्स लाइक ए बोर, बोर ऐसा लग रहा है जैसे बोर की तरह लग रहा है, तो बोरिंग पीपुल से आप नफरत करते हो, घृणा करते हो। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, लेकिन ये खुद बनाना पड़ेगा। या अगर टीचर की क्लास कर रहे हो और टीचर आपको इस तरीके से निमोनिक्स बना के पढ़ा रहा है तो आप उससे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर टीचर पढ़ा रहा है, आप वीडियो देख रहे हो, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। रेदर देन आप खुद जो है कोरिलेट करना चालू करो। जब खुद कोरिलेट करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको आप अपनी पर्सनल जिंदगी के साथ जो है रिलेट करो। जैसे मैंने बोला ना कि सूरज मेरा दोस्त है, उसके साथ मैं अबोर करता हूं, तो ये मैं जल्दी कोरिलेट कर पाता हूं और जल्दी मेरे अंतरात्मा में चली जाती है बात। जैसे मैं बात करूं कि एक शब्द है मेटिकुलस, तो मैं ये कह सकता हूं मेटिकुलस का मतलब होता है जो बहुत छोटी छोटी बात पे ध्यान दे। तो जब मैं यूट्यूब की वीडियो करता हूं तो उस वीडियो करने के लिए मैं बहुत मेटिकुलस हूं, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता हूं। तो जब मैं अपने आप को इस तरीके से करूं, जैसे मैं मान लो आप ये कह दो आप SSC सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो आप SSC सीजीएल की प्रिपरेशन के दौरान बहुत मेटिकुलस हो, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हो। तो इसको इस तरीके से पढ़ोगे तो जल्दी आपके अंतरात्मा में आ जाएगा। तो जब आप इसको इस तरीके से पर्सनल बना के शब्दों को याद करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो जल्दी याद हो जाएगा।
इसके कुछ और तरीके हैं। अगर आपको शिक्षक पढ़ा रहा है लाइक लैटिन ग्रीक रूट वर्ड्स से, जैसे मान लो बायो है तो बायो से बायोलॉजी बनता है, बायोग्राफी बनता है, क्रोनो से क्रोनोलॉजी बनता है, क्रोनिक बनता है। तो जहाँ बायो आएगा वहाँ लाइफ से कुछ लेना देना होगा, जहाँ क्रोनो आएगा वहाँ टाइम से कुछ लेना देना होगा। तो अगर आपको लैटिन और ग्रीक रूट वर्ड से अगर कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, स्पेशली वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रूट वर्ड से काफ़ी कवर हो जाता है, काफ़ी जल्दी कवर हो जाता है। तो ये किसी शिक्षक ने अगर आपको करा दिया है तो, या किसी किताब से पढ़ रहे हो तो, जैसे ये जो चीज़ है ये आपको हमारे 90 डेज वोकैब प्लानर में नहीं मिलेगा, क्योंकि 90 डेज वोकैब प्लानर एकदम स्ट्रक्चर है। वहाँ पे इस वो ईयर वाइज मेंशन है रदर देन जो है आपके रूट वर्ड वाइज मेंशन है। ये वहाँ पे रूट वर्ड वाइज नहीं मिलेगा, ये किसी और किताब में हो सकता है। ब्लैक बुक मैंने अच्छी तरीके से नहीं देखा, ब्लैक बुक में दिया हो तो उसका फ़ायदा उठा सकते हो। और तैयारी के दौरान आज के समय में कोर्सेज या किताबों की फीस इतनी महंगी नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा है कि इतना ज़्यादा गरीब है कि वो प्रिपरेशन नहीं कर सकता है। मतलब आज के समय में कोर्सेज अफोर्डेबल है, बुक्स अफोर्डेबल है। अब हमारे समय में ना 50-60-70 हज़ार रुपये का खर्चा आता था, रहने का भी खर्चा आता था। अभी आप घर पे बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, तो ये हो सकता है। तो आप एक की जगह दो किताब रख लो कि कहीं रूट वर्ड्स है तो रूट वर्ड्स वाले जो शब्द हैं उनका भी इस्तेमाल करके अगर प्रिपेयर कर सकते हो तो ये भी बहुत कारगर रहता है आपको याद करने में जो है, ठीक है ना। अगर आप थीम वाइज बना लो, अगर टीचर आपको थीम वाइज सिखा ले, जैसे इमोशनल वर्ड एक साथ रख ले जिसमें इलेटेड हो गया, ग्लूमी होगा, एक्सटैटिक हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। जैसे इलेटेड का मतलब जॉयफुल होता है, एक्सटैटिक का मतलब होता है आनंदित होना, ग्लूमी का मतलब उदास या सैड होता है, डिप्रेस्ड डिप्रेशन में हो। तो ये सारे के सारे जो शब्द है ये आपकी जुबान पे ऐसे ही रटे रहना चाहिए जैसे मुझे रटा हुआ है। जैसे क्राइम वर्ड्स की बात करें तो थेफ्ट हो गया, बर्गलरी हो गया, फ्रॉड हो गया, हाइस्ट हो गया। मनी हाइस्ट सुना है आपने, मतलब जब बड़ी डकैती डालते तो उसको हाइस्ट बोलते हैं जो है। थेफ्ट मतलब चोरी हो गया, किसी घर वर में या कोई सामान छोटा मोटा चुरा लिया। तो फ्रॉड मतलब किसी को फ्रॉड करना, और ये घर के अंदर घुसकर जब आप चोरी करते हो तो बर्गलरी बोलते हैं। स्टिकी नोट्स बनाना जो है ये वाला मेथड जो मैंने अभी आपको बताया, कि जब भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स मिले तो उनको अलग से एक पेज में नोट करना चालू करो, चिपका लो। मैंने वॉशरूम में चिपकाया था, आप जहां मर्जी है वहां चिपका लो। और मैं बोलूँ, अगर आपने अपने घर में जो है अपनी गर्लफ्रेंड का कहीं फोटो लगा रखा है उसके बाजू में चिपका लो, क्योंकि गर्लफ्रेंड की फोटो देखने से ज़्यादा जरूरी इन डिफिकल्ट वर्डों को इस टाइम पे आप देखो। जब इनको इस टाइम पे देखोगे तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, और एग्जाम में अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को ज़िंदगी भर देख सकते हो। मैं इस पूरे सीरीज़ में एक बात कह रहा हूँ कि अगर अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और की बीवी बनते हुए नहीं देखना चाहते हो, मेक श्योर ये आपका आखिरी अटैम्प्ट हो। और अगर आखिरी अटैम्प्ट नहीं होगा तो लड़कियां किसी और के घर चली जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में मैंने थोड़ी आपकी मदद की होगी। अगर इन तरीकों का सही से इस्तेमाल करोगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से वोकैब प्रिपेयर कर पाओगे। इसमें मैंने सारा मेथड इस्तेमाल नहीं किया, इसमें कुछ 2-3 मेथड है जो मैंने 17,000 वोकैब याद करने के लिए यूज किया था। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे स्टिकी नोट्स बनाना, वो बनाया मैंने, ठीक है ना। नोट्स बनाना की चिपकाया, वो चिपकाया मैंने। दूसरा चीज़ है जो मैंने सबसे पहले बताया, मैंने डे 1 से स्टार्ट करके डे 7 जाता था, फिर डे 1 याद हो गया तो उसको रिमूव कर देता था, फिर नया ऐड कर देता था। तो एक 1.5 घंटे में जितना वोकैब पढ़ सकता था उतना वोकैब पढ़ता था, जो याद होता जाता था निकालता जाता था, उसकी जगह नया ऐड करता जाता था। इस तरीके से मैंने अपने 17,000 वोकैब को याद किया है। और जो पर्सनली जो है कोरिलेट करता था शब्दों को, ये मेथड बहुत अप्लाई किया है मैंने। वर्ड पावर्ड मेड इजी आती है जिसमें आपको रूट वर्ड से बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। मैंने उसके करीब 21-22 दिनों के जो पूरा का पूरा वर्ड पावर मेड इजी है उसको पढ़ने की कोशिश की। मैं उस किताब को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, मेरे पास इतना समय नहीं था। मुझे लगा जितना समय मैं उसको पढ़ने में दे रहा हूँ उससे कम समय में मैं ज़्यादा वो कैब याद कर लूँगा, तो मैं उस पर फोकस नहीं हो पाया। और जैसे ये वाला भी मैं ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर पाया कि थीम वाइज ग्रुप करके फिर मैं इसे याद कर लूँ, मैं बिल्कुल इसको याद नहीं कर पाया। मैं किरण की एक किताब आती थी प्रीवियस ईयर की जिससे मैं पढ़ता था, जिसमें मैं वही प्रोसेस का इस्तेमाल करता था कि मैंने अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्टार्ट किया है तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में एक पेज से स्टार्ट किया है, और 7-8-10 पेज तक अगर 1 घंटे में पढ़ सकता हूँ तो मैं एक पेज से स्टार्ट करके 10 पेज तक लगातार पढ़ता रहता था जब तक चीज़ें याद ना हो जाए। ये सबसे ज़्यादा मदद किया मुझे 17,000 वोकैब याद करने में। इसमें से जो आपके ऊपर काम कर रहा हो अगले 30 दिन तक इसको अप्लाई करो, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अगले 30 दिन के अंदर कौन लोग अप्लाई कर रहे हो और इससे आपको कितनी मदद मिल रही है। यकीन जानो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी वोकैब प्रिपेयर करने में। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अपनी सीरीज की वीडियो के साथ मिलूंगा और कुछ और अपडेट और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके इस वक्त एसएससी एग्जाम के प्रिपरेशन में मदद कर सकती है, अगर उन पे वीडियोस की जरूरत पड़ेगी तो जरूर अलग से सीरीज के अलावा एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, जम के मेहनत करते रहिए और मेक श्योर ये आपका आखिरी अटेम्प्ट हो।